हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले अपने बाकी के दो बचे टर्नओवर, यानी कि हम पढ़ने वाले देनदार का टर्नओवर और हम पढ़ने वाले लेनदार का टर्नओवर। ये हमारा किसके अंदर आता है? ये हमारा आता है कार्यक्षमता के गुणोत्तरों के अंदर आता है। ठीक है, तो कार्यक्षमता के गुणोत्तर में हमने टोटल 4 देखा था, जिसमें हमारा जो पहला था वो हमारा था स्टॉक टर्नओवर। ठीक है, दूसरा हमारा था कार्यशील पूंजी का टर्नओवर। ठीक है, कार्यशील पूंजी का टर्नओवर। और अभी आज हम दो देखने वाले हैं, वो है देनदारों और लेनदारों का टर्नओवर। ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो बिल्कुल ही करना। राइट, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये सारी तीनों चीजें आप मेरे लिए जरूर करना, क्योंकि मैं भी आपके लिए इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एक छोटा सा सपोर्ट जो है वो मुझे जरूर मिलेगा। ठीक है, इतना मैं अपने स्टूडेंट से ये उम्मीद कर सकता हूँ। राइट, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं देनदार का टर्नओवर का। तो देनदार का टर्नओवर का मैं यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला लिख के दिखा था, जो बुक में लिखा है वही बताने वाला हूँ, कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं, बट चीजों को समझना जरूरी है कि क्या होता है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला मैं साथ में ही लिख के बताऊंगा, ठीक है, इसलिए अच्छे से याद रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं देनदार की। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? देनदारों का टर्नओवर, देनदारों का टर्नओवर। सबसे पहले समझते हैं देनदारों का टर्नओवर क्या होता है। देनदारों का टर्नओवर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है उधार बिक्री। क्या होता है? उधार बिक्री। और इसके बटे में होता है औसत व्यापारी लेना। अब ध्यान से समझना, देनदारों का जो टर्नओवर होता है वो क्या होता है? उधार बिक्री बटे में औसत व्यापारी लेना। ठीक है, क्या होता है? उधार बिक्री बटे में औसत व्यापारी लेना। अब सवाल ये है कि उधार बिक्री क्या होता है। तो उधार बिक्री का मतलब देखो कैसा, कि हमने पढ़ा था 11वीं में पढ़ा था कि बिक्री दो तरह की होते हैं, एक होता है उधार बिक्री और एक होता है रोकड़ बिक्री, जिसको हम नकद बिक्री भी बोलते हैं। तो हमें सवाल में ये ढूंढना होता है कि हमारे पास जो रोकड़ बिक्री है, सॉरी हमारे पास जो उधार बिक्री है, ठीक है, क्योंकि हम किसके बारे में समझना चाहते हैं? देनदारों के टर्नओवर के बारे में। तो देनदार हमारा कब बनता है? जब हम उधार में सामान बेचते हैं तब बनता है। बात समझ में आया? और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा व्यापारी लेना। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? व्यापारी लेना। हम औसत को बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यापारी लेना क्या होता है। तो अगर आपने तीसरा चैप्टर जो है यानी कंपनी का जो वार्षिक हिसाब है, अगर उसका फॉर्मेट आपको याद होगा, वैसे याद तो होना ही चाहिए क्योंकि एग्जाम नजदीक है, राइट, और ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका है, तो तुम्हें याद होना ही चाहिए। और नहीं याद है तो उसको याद कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, आराम से उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्यापारी लेना में क्या आता है। तो व्यापारी लेना में आते हैं देनदार। क्या आते हैं? देनदार। और क्या आते हैं? हमारा आता है लेनी हुंडी। यानी दो चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं? एक तो आता है देनदार और एक आती है लेनी हुंडी। ये दो चीजों का समावेश होता है व्यापारी लेना में। क्लियर इतना? तो अब औसत क्या है? तो औसत का मतलब ये हो गया कि जो प्रारंभिक, ठीक है, जो प्रारंभिक व्यापारी लेना होगा, व्यापारी लेना प्लस अंतिम व्यापारी लेना, अंतिम व्यापारी, थोड़ा दूर नहीं जाके नीचे ही लिख देता हूं, व्यापारी लेना, इन दोनों का टोटल करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तुम्हें मिल जाएगा औसत। बात समझ में आया? क्लियर है? तो देनदारों का टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? उधार बिक्री बटे में औसत व्यापारी लेना। व्यापारी लेना का मतलब होता है देनदार और लेनी हुंडी, राइट। तो औसत का मतलब क्या हो जाएगा? प्रारंभिक व्यापारी लेना प्लस अंतिम व्यापारी लेना। अब जब भी मैं व्यापारी लेना बोलूंगा तो याद रखना, मैं व्यापारी लेना का मतलब मैं देनदार और लेनदार दोनों को ही बोल रहा हूं। ठीक है, ये दोनों मिलाकर ही बनते हैं व्यापारी लेना, तो ये चीज याद रखना है। अब इसमें कुछ और भी छोटी छोटी चीजें याद रखनी है जो आपके एमसीक्यूज के लिए और 1 मार्क्स के लिए बहुत काम आएगा। याद रखना, इस बार एग्जाम में 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो इसी वजह से जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उन सभी में छोटी छोटी बातें डिस्कस की हैं जो आपको एमसीक्यूज के लिए काम आएंगी। जैसे जो पहला पॉइंट है वो ये याद रखना है कि जब भी हम देनदार ये निकालते हैं देनदारों का गुणोत्तर, तो इसमें हम कभी भी डूबत ऋण अनामत को नहीं घटाते हैं। पहला चीज याद क्या रखना है कि हम डूबत ऋण अनामत को, डूबत ऋण अनामत लिखना भूल गया, अनामत बोल तो दिया लेकिन लिखा नहीं, तो डूबत ऋण अनामत नहीं घटाते हैं। अब इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक समझो, ठीक है। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये कहता है कि जब हम देनदार गुणोत्तर की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पैसे कितने दिनों में वसूल होंगे। हम क्या देखना चाहते हैं कि हमारे जो पैसे हैं
वो कितने दिनों में वसूल होंगे। बात समझ में आया? यानी पैसे वसूल होंगे कि नहीं होंगे उसकी बात हो रही है। तो इसमें अब पैसे डूब गए कि नहीं डूबे हम उसकी बात नहीं कर रहे। जैसे मैंने अगर किसी को 1 लाख रुपए दिया है तो 1 लाख रुपए मुझे कितने दिन में मिलने के चांसेस हैं, हम उसकी बात करते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है? इसी वजह से हम इसको नहीं घटाते हैं। दूसरा चीज इसमें याद क्या रखना है, दूसरा चीज इसमें याद ये रखना है कि जब हम देनदार गुणोत्तर की गणना करते हैं तो देनदार गुणोत्तर जो है वो हमें ये बताता है कि हमने ऐसी कितनी बार बिक्री की है, क्या हमने कितनी बार बिक्री की है जिसकी वजह से हमें क्या बना, कितनी बार हमने क्या किया है, बिक्री किया है, और बिक्री करने की वजह से हमें क्या मिला, हमें देनदार प्लस लेनी हुंडी, ठीक है, देनदार प्लस लेनी हुंडी मिला। बात समझ में आया कि हमने कितनी बार बिक्री करके हमने देनदार और लेनी हुंडी बनाया। क्योंकि तुम्हें पता है जब देनदार और लेनी हुंडी बनते हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी ना कभी रोकड़ में तो बदलेंगे ही बदलेंगे। यानी ये जितनी बार हम उसको देनदार और लेनी हुंडी में बदलते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम उतनी बार हम उसको रोकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, रोकड़ बना सकते हैं, उतना हम रोकड़ कमा रहे हैं। बात समझ में आया? क्लियर है इतना? तो ये दो चीजें याद रखनी है। किससे जुड़ा हुआ ये है हमारा, ये हमारा देनदारों का टर्नओवर से जुड़ा हुआ। अब इसी के, ठीक है, इसी को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, लेनदार को भी समझते हैं, क्योंकि जैसा देनदार होता है वैसा ही लेनदार भी होता है। तो दोनों का फॉर्मूला हम साथ में ही समझ लेते हैं। अब बात करते हैं लेनदार का टर्न ओवर। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ लेनदार का टर्नओवर की तो सबसे पहले बात को समझो। देनदार मतलब देनदार में क्या आया था, बिक्री आया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खरीदी। फॉर्मूला बाकी सेम है, तो क्या आ जाएगा, उधार खरीदी। तो याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, तो औसत व्यापारी लेना, तो यहाँ पे भी सेम ही है, लेकिन अंतर कितना है वो समझो। औसत व्यापारी लेना के बदले में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देना हो जाएगा। बात समझ में आया? और मैं बात करता हूँ जब व्यापारी देना की, तो बेसिकली व्यापारी देना में दो चीजों का समावेश होता है जो हमें पता है। यहाँ देनदार है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेनदार आ जाएगा। यहाँ लेनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देनी। बस यही है, ठीक है, यही तुम्हें याद रखना है। बाकी फॉर्मूला दोनों का जो है वो क्या है, दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। बात समझ में आया? क्लियर है इतना? उसके बाद जो अगली चीजें हैं, यानी जब हम औसत की बात करते हैं तो सेम टू सेम यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या लग जाएगा कि प्रारंभिक स्टॉक बोल रहा हूँ, प्रारंभिक व्यापारी, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, व्यापारी देना प्लस अंतिम व्यापारी देना, ओके, डिवाइडेड बाय 2। क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे। क्लियर है ना? तो सेम टू सेम चीजें हो जाएंगी। और यहाँ पे डूबतड़ी वाला रूल तो है नहीं यहाँ पे, तो इसके लिए तुम्हें वो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इतनी चीजें हैं जो तुम्हें समझनी है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से लिख लो। ओके, क्लियर है इतना? अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चंस है वो आपके एक्सरसाइज के ही हैं, एग्जाम्पल्स तुम खुद कर लोगे, वो मुझे पता है। मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है? तो हम सीधा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा हाँ, 1 मिनट, अच्छा हुआ याद आ गया, रुको 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 रुको, अभी मेन चीज तो बताना बाकी रह गया था। माफ करना, जल्दबाजी में मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये इतनी चीज तो मैंने बता दिया, देनदार टर्नओवर हमने निकाल लिया, लेकिन इसके साथ हमें एक चीज और निकालनी होती है। वो क्या होता है वो समझो। ये तो हमने निकाला, कितनी बार हम उसको बदल सकते हैं। अभी एक चीज तो बाकी ही है। क्या बाकी है? हमें ये जानना है कि पैसा कितने टाइम में वसूल होगा। तो वसूली समय हमें जानना है ना। तो अब वसूली समय कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो वसूली समय हमें कैसे पता चलेगा, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देनदार की, क्योंकि देनदारों में ही हम पैसा वसूलते हैं, लेनदारों को तो पैसा चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम वसूली समय निकालेंगे तो वसूली समय देखो 3 तरह से निकाल सकते हैं। या तो समय में समय बोल रहा हूं, या तो हम दिन में निकाल सकते हैं। किस में निकाल सकते हैं? या तो दिन में निकाल सकते हैं, या तो महीनों में, और या तो सप्ताह में। हम 3 चीजों में निकाल सकते हैं, यानी दिन में, महीनों में, या तो सप्ताह में। और जो इसका फॉर्मूला बनता है वसूली समय का, वो ये बनता है कि अगर दिन है तो 365, या तो सवाल में जो लिखा होगा, कभी कभी सवाल में 360 लिखा रहता है। बात करते हैं महीना, तो साल भर में 12 महीने होते हैं। बात करते हैं सप्ताह, तो साल भर में 52 सप्ताह होता है। यानी ये तीनों के बटे में जो हमारा अगला आएगा वो आएगा देनदारों का टर्नओवर। क्या जाएगा? देनदारों का टर्न ओवर। बात समझ में आया?
क्लियर है? तो ये हमारा हो गया वसूली समय। अब दूसरा जो है हमारा अगला, अब हमें क्या करना, अब आगे हमें पैसा चुकाना है, क्योंकि हमने अब तो वसूल लिया ना, अब अगले वाले में हम क्या करते हैं, चुकाते हैं। किसमें हम बात करते हैं, जब लेनदारों का टर्नओवर। तो चुकाने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया भुगतान समय। क्या वर्ड यूज किया गया है, भुगतान समय। तो जब हमें भुगतान समय की बात आती है, तो जिस तरह से हमने पैसे वसूले थे, तो पैसे वसूलने के लिए तीन चीजें हमने देखी। हमने दिन देखा, हमने महीने देखे, और हमने सप्ताह भी देखा। तो उसी तरह से इसमें भी तीनों चीजें आएंगी। तो दिन की जब बात करोगे तो यानी 365, सवाल में अगर 360 लिखा है तो 360, या जो भी लिखा है 300 लिखा है तो 300। और महीने तो बेसिकली 12 होते हैं, और सप्ताह की जो बात होती है वो 52 होती है। और डिवाइडेड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेनदारों का टर्नओवर। क्या हो जाएगा, लेनदारों का टर्नओवर। ठीक है, तो ये याद रखना इतना। तो ये हो गया हमारा टोटल फॉर्मूला। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेना। ओके, अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अब हमारा आ जाता है सवाल। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन आपका थोड़ा सा दिख रहा है धीरे 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 धीरे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बी कंपनी लिमिटेड की नीचे दी गई जानकारी के आधार पर देनदारों का टर्नओवर, यानी जिसको हम चलन दर भी कहते हैं, और वसूली मुद्दत दिनों में गणना कीजिए। साफ साफ बोला है कि जो वसूली मुद्दत है वो किसमें है, दिनों में। तो याद रखना, हमें दिन को ध्यान में लेना है। साथ में लिखा गया है यदि मुद्दत सप्ताह, क्या, यदि मुद्दत सप्ताह या मास में गिनने पर क्या उत्तर आएगा, यानी सप्ताह में भी निकालना है और मास में भी बाद में निकालना है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो दिन की बात है वो दिन कितना लेना है, 360। जैसा मैंने कहा था, अगर सवाल में कुछ नहीं कहता तो हम नॉर्मल 365 मानकर चलते हैं, लेकिन अगर कह दिया तो बात खत्म हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? और हमें निकालना क्या है, देनदारों का टर्नओवर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देनदारों का टर्नओवर का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो देनदारों का टर्नओवर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि देनदारों, जो फॉर्मूला मैं पूरा पहले लिख देता हूँ, ठीक है। देनदारों का टर्न ओवर, फॉर्मूला क्या होता है कि उधार बिक्री, क्या होता है, उधार बिक्री बटे में औसत व्यापारी लेना। ठीक है, और औसत व्यापारी लेना क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूं। औसत व्यापारी लेना इज इक्वल टू, सॉरी ये थोड़ा राइटिंग खराब हो गया। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि जब भी हमें ये वाला आता है ना, गुणोत्तर वाला, तो तुम फॉर्मूला लिख लिया करो। ठीक है, जैसे जो तुम्हें ऐसा लगता है कि पहले से लिखना जरूरी वो लिख लो। जैसे इसमें मुझे पता है ये बात कि हमें इसमें फॉर्मूला का ही काम है, तो फॉर्मूला फटाफट लिख लो। इससे क्या रहेगा, तुम्हारा जो टेंशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो औसत व्यापारी लेने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला यहाँ पे होता है प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक व्यापारी लेना प्लस अंतिम व्यापारी लेना। ठीक है, और इसके डिवाइड में क्या होता है, 2। ओके, इसके डिवाइड में क्या होता है, 2। अब इसको देखो, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा अगला काम होगा, वो अगला काम ये होगा कि हमें एक और चीज फॉर्मूला लिखना है, वो लिखना है वसूली समय। हमें क्या लिखना है, वसूली समय। और वसूली समय यहाँ पे तीन चीजों में बोला है। पहले दिन में बोला है, तो दिन में कितना है 360, महीने में कितना है 12, और सप्ताह में कितना होता है 52। ठीक है, तो तीनों मैंने लिख दिया। 360 में भी क्या लिखोगे, देनदारों का टर्नओवर, देनदारों का टर्नओवर। बाकी में भी देखो सेम रहेगा, तो मैं नहीं लिखता, सिर्फ यहाँ पे टर्नओवर लिख देता हूँ। ठीक है, टर्नओवर। तो ऐसे मत कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सिर्फ टर्नओवर क्यों लिखा है, तीनों चीजें कॉपी पेस्ट ही करनी है। तो ये हो गया मेरा पूरा फॉर्मूला। अब हम चलते हैं और सवाल में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। तो सबसे पहले कुल बिक्री दिया, तो हमारे कोई काम का नहीं है, कुल बिक्री इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक दिन, हाँ देखो ये हमारे काम का है, क्योंकि हमारा जो व्यापारी लेना होता है उसमें देनदार और लेनी हुंडी दो चीजों का समावेश होता है। किसका किसका समावेश होता है, देनदार और लेनी हुंडी। तो यहाँ पे देखो प्रारंभिक देनदार और प्रारंभिक लेनी हुंडी दोनों मिल गया ना। तो यहाँ पे जो ये हमारा लिखा ना प्रारंभिक व्यापारी लेना, तो इसमें मैं लिख देता हूँ, ठीक है, देनदार और लेनी हुंडी। तो देनदार का जो रकम है वो इसमें कितना है, प्रारंभिक का 70,000 है, और लेनी हुंडी का कितना है 20,000 है। ये है हमारा प्रारंभिक का, फिर प्लस अंतिम का। तो अंतिम के लिए पहले अंतिम का ढूंढेंगे, उसके बाद लिखेंगे। फिर अगला लिखा है उधार बिक्री।
तो उधार बिक्री भी देखो आसानी से मिल गया। तो जो यहाँ पे रकम दिया गया, मतलब नाम लिखा उधार बिक्री, वहां पे हम लिख देंगे 3,65,000। क्या लिख देंगे? 3,65,000 डिवाइडेड बाय, ओके। उसके बाद है अंतिम देनदार, तो ये भी चलो मिल गया। लेनी हुंडी ये भी मिल गया, यानी दोनों चीजें मिल गई। तो 50 प्लस 6, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? 50,000 प्लस 6,000। बात समझ में आया? देखो व्यापारी लेना में क्या क्या समावेश होता है, हमारा देनदार और लेनी हुंडी। तुम यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि जो व्यापारी लेना होता है उसके अंदर क्या क्या आता है, हमारा देनदार प्लस लेनी हुंडी, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ओके। तो यहाँ पे ऐसे लिख के मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ओके। तो अभी अगला काम क्या है, इसके डिवाइडेड बाय पूरा, तो पहले 2 लिखना है। तो 7 2 9 यानी 90,000 प्लस 56,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 9 5 14 यानी 1,46,000। तो 1,46,000 के बटे में 2 करोगे तो ये आएगा 73,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 73,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो औसत व्यापारी लेना आया वो कितना आ गया? 73,000। 3,65,000 डिवाइडेड बाय 73,000 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5 बार। कितना आ जाएगा? 5 बार। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने 5 बार अपने जो देनदार और ये लेनी हुंडी को बदला, यानी बिक्री को बढ़ावा करके 5 बार बदला। ठीक है, 5 बार तुम कन्वर्ट कर सके हो। अब हमें अगला समय, अगला चीज है हमारा वसूली समय। तो वसूली समय का फॉर्मूला क्या था? जो भी दिया होगा, यानी समय, आई मीन दिन, महीना या सप्ताह, उसके डिवाइड में लिखा देनदारों का टर्नओवर। तो पहला क्या है? 360, तो 360 बटे में 5। अगला क्या है? 12, तो 12 के बटे में 5। अगला क्या है? 52, तो 52 के बटे में 5। तो तीनों का ही लिख दो। 360 बटे में 5 करोगे तो ये आएगा 72। तो यहाँ पे लिख दो 72 दिन। क्या आएगा? 72 दिन। 12 बटे में 12 बटे में 5, तो ये क्या आएगा? 2.4। 2.4 क्या लिख दोगे? महीना। ठीक है, क्योंकि 2.4 महीने लग गए। और 52 बटे में 5, तो 52 बटे में 5 का मतलब ये हो जाएगा 10.4 सप्ताह। तो जो आंसर जिसमें आएगा वो तुम्हें लिख देना है। ठीक है, ये थोड़ा मैंने दूर दूर लिखा है क्योंकि जगह की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इस वजह से मैंने ऐसे दूर दूर लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा देनदारों का टर्नओवर। क्लियर है? इतना समझ में? एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए उसको अच्छे से समझ लेना और अच्छे से याद रखना है, ओके। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा लेनदारों का टर्नओवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? लेनदारों का टर्नओवर। और सेम पॉइंट इसमें भी लिखा है कि जो दिन मानना है वो कितना मानना है? 360, और सप्ताह और महीना में भी निकालना है। ठीक है, तो सप्ताह और महीना में भी निकालना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले क्या करते हैं? फॉर्मूला ही लिखते हैं। हमारा जो पहला काम होगा वो क्या होगा? फॉर्मूला लिखने का ही होगा। तो फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूं लेनदारों का टर्नओवर। क्या लिखूंगा? लेनदारों का टर्नओवर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेनदारों का टर्नओवर बराबर उधार खरीदी। यहाँ पे क्या है? उधार खरीदी। और उसके बटे में क्या है? औसत व्यापारी देना। यहाँ पे क्या है? औसत व्यापारी देना। और औसत व्यापारी देना का मतलब क्या था? इसका फॉर्मूला मैं नीचे लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक व्यापारी, सॉरी यहाँ पे देना होगा, व्यापारी देना बटे में, तुम पूरा लिखना जैसे ऊपर वाले में लिखा था वैसे। ठीक है, कि औसत व्यापारी देना बराबर, मैंने नीचे एरो बने के भले लिख दिया है, तो अंतिम व्यापारी देना। ये चीजें याद रखनी है, ओके। डिवाइडेड बाय 2। और उसके बाद अगला क्या है? हमारा भुगतान समय। इसमें क्या था? वसूली था, और इसमें क्या है? भुगतान। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि भुगतान समय। और भुगतान समय हमें कैसे निकाल? 3 चीज में निकालना है। दिन में यानी 360, फिर महीने में यानी 12, और सप्ताह में यानी कि 52। ठीक है, और इसके जो बटे में है वो वही आएगा। देनदार के बदले में बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेनदारों का टर्नओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेनदारों का टर्नओवर, ओके। और इसके बटे में मैं सिर्फ टर्नओवर टर्नओवर ही लिख देता हूँ। क्या? टर्नओवर, समझ जाना, ओके। इसके बटे में भी क्या लिख देता हूँ? टर्नओवर। अब हम सवाल में चलते हैं और चीजों को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है लेनदार, और ऊपर देखो लिखा है प्रारंभ की बाकियां। क्या लिखा है? प्रारंभ की बाकियां। इसमें लिखा है लेनदार, तो लेनदार हमारे काम का है। तो लेनदार हमारे काम का, इसको टिक कर दिया मैंने। देनी हुंडी हमारे काम का है। लेनी काम का नहीं है, देनदार काम का नहीं है। तो चलो ठीक है, प्रारंभ की बाकियों में लेनदार और देनी हुंडी तो मिल गया, तो दोनों को लिख देते हैं। तो कितना मिल गया? 45 प्लस 15,
तो यहाँ पे लिख दूंगा 45,000 प्लस 15,000, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, साइड में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा उधार बिक्री जरूरत नहीं है, रोकड़ बिक्री जरूरत नहीं है, कुल बिक्री की जरूरत नहीं है, कुल खरीदी की भी जरूरत नहीं है, रोकड़ खरीदी की भी जरूरत नहीं है। ओहो फंस गए हम लोग, हमें तो उधार बिक्री दिया ही नहीं, सॉरी उधार खरीदी तो हमें दिया ही नहीं है। अच्छा, तो अब क्या करोगे जब उधार खरीदी नहीं दिया गया है? लेकिन एक चीज अगर देखो तो क्या दिया है तुम्हें, दिया हुआ है कुल खरीदी। क्या दिया हुआ है? कुल खरीदी, और साथ में दिया रोकड़ खरीदी। और अभी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि जो कुल खरीदी होता है वो बेसिकली क्या होता है, कुल खरीदी बराबर जो है ये रोकड़ और उधार दोनों से मिलकर बनता है। कैसे बनता है? रोकड़ और उधार दोनों से मिलकर बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रोकड़ तुम्हें 2,40,000 दिया है, ठीक है, और कुल खरीदी तुम्हें दिया हुआ है 6 लाख रुपए, ध्यान से समझना, ये 6 लाख दिया और ये 2,40,000 दिया, तो यहाँ वाला क्या होगा? उधार। इसको हम समझ लेते हैं क्या हो जाएगा। तो ये जो है वो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 लाख माइनस 2,40,000 बराबर उधार खरीदी। क्या हो जाएगा? उधार खरीदी। तो यहाँ पे तुम जब 6 लाख में से 2,40,000 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा? 3,60,000। तो उधार खरीदी बराबर क्या हो जाएगा? तो उधार खरीदी बराबर 3,60,000। तो याद रखना, कभी कभी हमें जानकारी नहीं दी होगी, छुपा कर दी होगी, तो हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो उधार खरीदी की जगह पे मैं कितना लिख देता हूँ? 3,60,000। क्लियर है इतना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सवाल में देखते हैं आगे क्या दिया है। तो अंतिम बाकी की जरूरत है, हमें जरूरत है लेनदार, हाँ हमारा है, देनी हुंडी हमारे काम का है, लेनी और देनदार हमारे काम के नहीं है। तो 40 प्लस 20 दोनों को मैं फिर से लिख देता हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 40,000 प्लस 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ध्यान से समझो, यहाँ पे 45,000 है प्लस 15,000 है, और यहाँ पे 40 प्लस 20 है, और टोटल के डिवाइड में कितना होगा? 2 होगा। तो 40 ये 45 प्लस 15, 45 प्लस 15 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये भी 60,000 हो जाएगा। और 40 प्लस 20 करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1,20,000 भागे 2, यानी कि टोटल आ जाएगा तुम्हारा 60,000 रुपए, आई मीन सॉरी, तुम्हारा 60,000 औसत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 3,60,000 भागे क्या कर दोगे? 60,000, तो ये आ जाएगा 6 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 6 बार तुमने खरीदी किया है, जिसकी वजह से तुम्हें ये तुम्हारा लेनदार और देनी हुंडी बना हुआ है। ठीक है, तो अब अगला काम है भुगतान समय निकालना। तो भुगतान समय निकालने के लिए क्या करोगे? 360 बटे में 6 करो, 12 के बटे में 6 करो, 52 के बटे में 6 करो। ठीक है, तो 360 के बटे में 6 करोगे तो ये कितना आएगा? 60 आएगा। तो ये आंसर किस में आएगा? दिन में, तो 60 दिन लिखना। ठीक है, 12 भागे 6 करोगे तो ये आएगा 2, लेकिन ये किस में आएगा आंसर? महीने में, तो यहाँ पे लिखना 2 महीना। ठीक है, उसके बाद 52 भागे 6 करोगे तो ये कितना आएगा? 8.66, या इसको हम 6-7 भी कर सकते हैं। ठीक है, 6-7, और ये क्या आएगा? सप्ताह में आंसर आएगा। किस में आएगा? सप्ताह में। तो 8.67 सप्ताह। बात समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरह से हमारा लेनदार और देनदार दोनों खत्म होता है, और इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो भी हमारे लिए खत्म होता है एग्जाम के लिए। तो जो भी चीजें मैंने बताई हैं शुरू से लेकर सारे वीडियोस एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि बीच बीच में मैंने कुछ ऐसी बातें बताई जो आपको 1 मार्क्स के थियरी में काम आएगा, तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो थैंक यू सो मच, नहीं करते हो तो भी थैंक यू, लेकिन जो लोग करते हैं उनको तो थैंक यू कहना जरूरी है। और ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी तरफ से मेरे लिए क्या होंगे? छोटा सा सपोर्ट होगा। और विदाउट सपोर्ट के देखो भाई, ना मेरा कुछ हो सकता है ना तुम्हारा कुछ हो सकता है। सो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा तो भाई, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर बीइंग अ टीचर हमारे पास ऑप्शन आजकल कम अवेलेबल है। आजकल टीचरों के पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सपोर्ट करना और इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करना कि सारी चीज़ें बढ़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीज़ें बढ़े, तो मुझे भी थोड़ी खुशी होगी, और भी मैं चीज़ें तुम लोग को देता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह से हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।